ठीक है, बताइए पहले आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो, कोई बात पूछिए, फिर आगे की बात करते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ भी नहीं पूछना है? सर, जो पुरानी बिल होती है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्यों करते हैं? क्या चीज कह रहे, फिर से बोलो। सर, जो पुरानी गुडविल होती है उससे पार्टनर्स अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्यों उसको कर रहे डेबिट हैं? इसलिए करते हैं कि, अच्छा ये बताओ कि जब हमने गुडविल अकाउंट बुक्स में खोला होगा तो क्या एंट्री की होगी प्रतीक्षा? भाई वो गुडविल अकाउंट बुक्स में आया है तो हमने जब उसको ओपन किया होगा कभी गुडविल को, तभी तो आया वो, तो क्या एंट्री की होगी उस समय? किसी को कोई आइडिया है कि गुडविल अकाउंट अगर बुक्स में आ रहा है तो क्या एंट्री की गई होगी? सपोज एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका पुराना रेशियो है एक सेकंड एबीसी पार्टनर्स, इनका पुराना रेशियो 3:1 है और अभी इनका नया रेशियो 2:1 है। हमारे बुक्स में 30,000 रुपए से गुडविल है, तो ये गुडविल अगर है तो ये पहले क्या एंट्री की गई होगी? हाँ आप बोलिए। सर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया पार्टनर के नाम दे रखे हैं, हम अलग अलग बताइए और अमाउंट बताते जाइए सबका। अमाउंट कितना कितना? बहुत धीमे आवाज आ रही है, किसी की आ भी रही है तो बहुत। हाँ 15,000। सर 15,000, 10,000, 5,000। एक कह रहा है 12 और 6, कह रहा है 15, 10 और 5। 9 सर, 15, 10, ये पुराने रेशियो में हुई होगी, पुराने रेशियो में हुई होगी, पुराने रेशियो में हुई होगी, क्योंकि गुडविल पहले से, रेशियो तो अब बदल रहा है, गुडविल पहले से। हमने ये एंट्री की होगी तभी तो गुडविल बुक्स में है प्रतीक्षा। यस सर। तो आप ये समझिए कि अगर गुडविल बुक्स में है 30,000 से पहले से, तो हमारी इस एंट्री के कारण है। अब हम क्या करते हैं, इसी एंट्री को उल्टा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पुराने रेशियो में तो बांटते हैं गुडविल, पुरानी क्लोज करते हैं ना। जी सर। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने किया है इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं, हम ये नहीं, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो जो हमने किया था अभी हम उसका उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम पुराने रेशियो में गुडविल को जब बैलेंस शीट में होती है तो क्लोज करते हैं। ऐसा क्लोज करने के लिए, खाता क्लोज करने के लिए, गुडविल का खाता क्लोज करने, गुडविल का खाता क्लोज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है। लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस होता है। क्वेश्चन 3 की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही फिर भी। यस सर। सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में साथ। क्या चीज? सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्या? डेफिनेटली लॉस है, लॉस को जब भी बांटते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, लॉस क्रेडिट होगा। सर, उसको तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुराने रेशियो में, तीनों मतलब जो भी है, एडमिशन है तो बात अलग है, पुराने रेशियो में बटेगा। बस पहले 3 थे 3, पहले 2 थे 2, हमेशा पुराने रेशियो में बटेगा। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। क्वेश्चन 3 की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, किसकी बैलेंस शीट मैच हो रही है? हमारे वो जरा ग्रुप में डाल दीजिएगा, बाकी लोग उसको देख लीजिएगा। आप जरा सी छोटी मोटी गलती होगी उसमें, कोई ऐसा भारी काम नहीं है उसको। यस सर। यस सर। और बोलिए। नॉर्मली मैं सॉल्यूशन शेयर नहीं करवाता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन का डाल दीजिएगा इस सीट में, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया। और बताएं किसी को क्या डाउट है इसके अंदर? अब मैं दूसरा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसको पहले डेथ स्टार्ट करूं, किसी की साझेदार की मृत्यु हो जाती तो क्या करते हैं, उसके पहले ये समझना जरूरी है कि डेथ और रिटायरमेंट में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये समझना जरूरी है।
कोई मुझे बता सकता है इन दोनों में क्या अंतर है? डेथ और रिटायरमेंट में क्या अंतर है? सर रिटायरमेंट है पार्टनर्स को ही पेंशन मिलेगा, बट डेथ में उसके लीगल हायर को मिलेगा। सही है, ठीक है, उसके लीगल हायर को मिलेगा। और कोई अंतर? सर डेथ कभी भी हो सकती है साल में, और रिटायरमेंट साल के अंत में होता है। तो अभी हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है जो भी बताया गया। आपने डेथ के रिटायरमेंट के जो भी क्वेश्चंस किए, मैंने चार पांच क्वेश्चन जो भेजे हैं, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो आप ये देखोगे कि पार्टनर 31 मार्च को रिटायर हो रहा है। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, तो आप ये देखोगे कि रिटायरमेंट 31 दिसंबर को हो रहा है। लेकिन डेथ साल के बीच में कभी भी हो सकती है, साल के अंत में होगी ऐसा नहीं। लेकिन आपके लेवल पर, स्कूल लेवल पर, 12th के लेवल पर, किसी पार्टनर की डेथ 16 तारीख को भी हो सकती है, 16 अगस्त को हो गई, 25 सितंबर को हो गई, 23 दिसंबर को हो गई। तो पता चलता है कि हमें उसमें दिन कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि पार्टनर कितने दिन जिंदा था। तो दिन जब कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसलिए आपके लेवल पर डेथ के जो क्वेश्चंस हैं वो डेथ होगी, साल के बीच में होगी, लेकिन वो मंथ के हिसाब से दें, महीने के आखिरी में हुई, मंथ के बीच में नहीं करें, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आ जाती है। तो इतना कैलकुलेशन आपको उलझाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप जो डेथ के क्वेश्चन देखोगे, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो पार्टनर की डेथ बताएंगे 30 सितंबर को हो गई, पार्टनर की डेथ बताएंगे 1 जनवरी को हो गई, ऐसे बताएंगे साल के बीच। लेकिन वो इसलिए कि आपका कैलकुलेशन करना 3 महीने का, 6 महीने का, 1 जुलाई को हो गई, 9 महीने का, आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान होता है। आपको बहुत दिन विन के उलझन में कैलकुलेट, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह यूज करने नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है और बच्चे कई बार दिक्कत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पर्पस नहीं, पर्पस ये है कि सिंपल सा बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा। तो पहली चीज ये समझना है कि रिटायरमेंट हम कभी भी प्लान कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग हो सकती है, कब रिटायर हो रहा है, साल के अंत में, कब। डेथ तो कभी भी हो सकती है, उसकी हम प्लानिंग नहीं कर सकते। सर रिटायरमेंट निश्चित होता है, डेथ निश्चित। हाँ ठीक है, रिटायरमेंट आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको पक्का रिटायर कर सकते हैं। डेथ तो कभी भी हो सकती है, बड़ा अनसर्टन, आकस्मिक है। एक बार अब आप कोई मुझे बताएं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है चेंज इन रेशियो। एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, और ये डेथ। मैंने आपको एक चीज बताई हुई है पहले कि ये जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस समय हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कोई मुझे बता सकता है वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं? हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? क्या चीज? सर अनुपात समायोजन करते हैं। हाँ सर उनका लाभानी अनुपात। अगर आप लोग मुझे ये नहीं बता, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की करंट वैल्यू निकाल। और मुझे क्लियर आंसर चाहिए कि हम एडजस्टमेंट क्या क्या करते हैं जब संपत्तियों का मूल्यांकन करते हैं, संपत्ति में दायित्वों का। एक ये एडजस्टमेंट से ही बताया, नहीं तो अभी मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस अभी मैं अगर आप लोग कोई जवाब नहीं दे पाते, अभी मैं कहने वाला था कि मैं पुरानी एक रिकॉर्डिंग निकाल के भेज रहा हूँ, उसको पहले देखना, फिर मैं अगली क्लास में। आप यही नहीं बता पा रहे हो, इतने टाइम से महीनों कितने टाइम से महीनों से रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं। एक अभी एडजस्टमेंट से ही बताया है जिसको कहते हैं हम एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, दायित्व का भी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आप इतना ही नहीं बता पा रहे कौन से एडजस्टमेंट्स करते हैं इतने क्वेश्चंस करने के बाद, तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है। तो रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, आपको खुद को मालूम होगा कुछ बच्चों को कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता। नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट कर रहे हैं आप लोग टाइम अपना।
ठीक है, और आगे की प्लानिंग भी अब 12th के बाद ही कुछ नौकरी वोकरी ढूंढ लेना, कुछ काम वाम करने लग जाना। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस। ओल्ड रेशियो में और कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं हम? सर रेशियो एक्सटेंड चलो ठीक है, वो तो कैलकुलेशन है। चलो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। और एडजस्टमेंट बताइए। Sir, unrecorded liabilities in Sir, assets. goodwill. अनरिकॉर्डेड वाला बेटा रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। जी एक सर। खोला गया है जो गुडविल, गुडविल का करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने ये आपको मोटे तौर पे ये बेसिकली अगर एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो ये 3 एडजस्टमेंट बताए। वो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो तो गुडविल के लिए निकालना पड़ेगा, तो ये 3 एडजस्टमेंट्स। ये तीनों एडजस्टमेंट रिटायरमेंट पे भी होते हैं, तीनों एडजस्टमेंट रिटायरमेंट पर। बट इसमें एक और एडजस्टमेंट रिटायरमेंट पे जुड़ जाए, सॉरी डेथ पे। डेथ पे ये तीनों एडजस्टमेंट होंगे, बस एक एडजस्टमेंट और जुड़ जाए। वो क्या एडजस्टमेंट होगा वो हम बता। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर है। सपोज हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक की बात कर रहे हैं। एक अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 की हम बात कर रहे हैं। पार्टनर की डेथ यहाँ पे 30 सितंबर को होती है। और कोई अब मुझे ये बताया क्लास के अंदर कि अगर इस डेट को डेथ हुई है तो हमने इसके पहले अपनी बुक्स प्रॉफिट लॉस कब निकाला होगा, हमने बैलेंस शीट कब बनाई होगी, आपको क्या लगता है? हम बैलेंस Sir, 31 March 2019 को। मार्च 31 मार्च 2019। 2020 सर। 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ होगा उस समय हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई होगी। जी यस सर। सर। तो जब हमने यहाँ पर ये सारी चीजें की होगी तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। सपोज 3 पार्टनर्स एबीसी, उनका रेशियो 2:1 है, तो हमने ये प्रॉफिट अपना एबीसी को 3:1 में बांट दिया होगा। कब? 31 मार्च 2020। अब 30 सितंबर 2020 आ गया, पार्टनर की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर सी की डेथ होती है तो यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और अब सी की डेथ के बाद ए और बी पार्टनर्स। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट डेथ में सिर्फ जरूरी है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस पिछली बैलेंस शीट के बाद इस साल जितने महीने वो जिंदा रहा है उतने महीने का उसको प्रॉफिट अलग से निकाल कर देना रहेगा। ये एडजस्टमेंट सिर्फ डेथ में करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि डेथ साल के बीच में हुई है। रिटायरमेंट हम कोई भी बिजनेस में नॉर्मली रिटायरमेंट साल के बीच में नहीं करता, एडमिशन भी नहीं करता। वो ये करता है कि भाई साल के शुरू में या साल के अंत में, जैसा भी आप बोलो वो करो, जिससे कि अलग से कैलकुलेशन नहीं करने पड़े, प्रॉफिट लॉस अलग से नहीं निकालना। वो प्रॉफिट लॉस जब हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बनाएंगे सब तो अपने आप बढ़ जाए, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब नए साल के शुरू में पार्टनर को एडमिट होता है या नए साल के शुरू में कोई पार्टनर रिटायर हो चुका हो तो हमें ये लाभ अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेथ में जरूरत पड़ती है। जब हम डेथ के क्वेश्चंस करते हैं तो जितने समय तक पार्टनर की रहा है जिंदा, सर्वाइविंग पीरियड जो उसका है, उतने पीरियड का उतने महीने का उसको प्रॉफिट दे दिया जाता है और उसको विदा कर दिया जाता है। फिर बाद में बचा हुआ प्रॉफिट सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं पूरे साल का। तो जो रिटायर हो रहा है, जो डेथ हो रही है, उसके तो देना पड़ेगा,
उतने समय का, क्योंकि वो जा रहा है, उसका फंड बंद हो गया और उसको आगे तो उसका हिसाब किताब करना है, तो उसको हम दे देते हैं। यहाँ पर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा तो बताइए। यस सर। सर एबीसी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट जो लाभ की गणना होगी। एबीसी क्या कह रहे हो? सर सितंबर में जो डेथ पार्टनर को देंगे प्रॉफिट, तो वो एबी को भी देंगे क्या वहां तक नहीं उसमें? नहीं, एबी को नहीं, एबी को एंड में मिलेगा साथ। सिर्फ जो रिटायर, जो डेथ हो गई उसको हिसाब करना जरूरी है ना, उसका वो छोड़ के जा रहा है फंड। तो सर जितने महीने तक बस उतने ही काम महीने किया, का ही, उतने महीने का उसका हिस्सा, तो उसकी गणना कैसे करेंगे? वो मैं बताता हूँ उसकी गणना हम। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेथ पार्टनर को लिखेंगे या फिर उसके लीगल हायर को? लीगल हायर को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ डिसीज पार्टनर, उसको तो अब ऊपर जाके दे नहीं सकते अपन, उसको लीगल हायर। सर मतलब शो किस में करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? वो हम बता देंगे, उसकी बात वो छोड़ दो। अभी अभी हम वो एंट्री क्या करेंगे वो छोड़ दीजिए। अभी आप पहले समझिए कि करना क्या। एंट्री वेंट्री तो हो जाएगी, लीगल हायर को करना है कि उसको करना है वो सब अलग बात है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैं मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि एडजस्टमेंट डेथ में जो करना पड़ता है वो ये कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को उतने महीने का जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें उसको शेयर अलग से देना पड़ेगा, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो तो बाकी का जो पार्टनर्स है उनका है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई, यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, इनका रेशियो बराबर है। यहाँ पे सी की डेथ हो जाती है 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून 3 महीने था ए बी सी, तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है ए बी सी 3 महीने, और 9 महीने हैं सिर्फ ए और बी। तो सी को 3 महीने का जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें जो उसका हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या इस पॉइंट पे? तो समझिए, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? सर मतलब सर अगर सी को अगर जो भी लाभ मिलेगा ये वो इन 3 महीने का मिलेगा। भाई 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसमें सी का जो हिस्सा है वो उसको दे देंगे। 3 ही महीने का तो देंगे भाई, तो बाकी 9 महीने वो थोड़ी पार्टनर है, शुरू के 3 महीने ही तो है ना वो। यस सर। सर जैसे एक पार्टनर की डेथ होती तो उसी टाइम पे कोई नए पार्टनर का एडिशन नहीं कर सकते? तो वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए अभी आपको सिंपल के समझा रहे हैं। आप आगे कॉलेज वॉलेज में पढ़ लेंगे वो क्वेश्चन कि एक पार्टनर जा रहा है दूसरा आ रहा है। अभी हम सिर्फ डेथ की बात कर रहे हैं, अभी मैं सारी चीजें नहीं लेके आ रहा हूँ, बट ये पॉसिबल है कि एक पार्टनर की डेथ हो रही हो जा रहा है, उसकी जगह दूसरा पार्टनर आ गया, डी आ गया, सपोज डी आ गया, तो ए बी सी का प्रॉफिट इन 3 महीने में है और डी आ गया, तो ए बी डी का प्रॉफिट ये 9 महीने। बाकी वो कैसे करना है वो बात की बात है, अभी हम एडमिशन नहीं ले सर रहे डी हैं। को ओनली क्या चीज? सर डी को ओनली 9 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, डी को ओनली, डी को क्या कह रहे हो? सर ओनली 9 महीने का मिलेगा हाँ profit। भाई हाँ, डी को सिर्फ 9 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और सी को सिर्फ 3 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ये तो बिल्कुल सी क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि निकालते कैसे? भाई ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, निकालते कैसे? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट लॉस तो हम यहाँ बना चुके और प्रॉफिट लॉस अब यहाँ बनाएंगे, तो ये 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालें? तो 3 महीने का प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट माने अनुमान से निकाला जाता है, अनुमानित किया जाता है। अब वो अनुमानित कैसे करते हैं उसके 2 तरीके, उसमें बात करता हूँ, लेकिन हम सही प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जब तक कि हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए, सब कुछ नहीं करें। हम सिर्फ एक अनुमान निकालकर प्रॉफिट निकालते कि इन 3 महीने में फर्म का प्रॉफिट इतना होगा। अब सवाल उठता है ये अनुमान कैसे निकालते हैं? एक तरीका, सबसे सिंपल तरीका यह है कि भाई पिछले साल का प्रॉफिट देख लो, पिछले साल का तो है ना, हाँ भाई पिछले साल का है, फल का पिछले साल फल को 1,80,000 हुआ था, तो इस साल का भी 1,80,000 मान लो, मान लिया। इसमें फिर 3 महीने का निकालो, निकाल लिया,
अब इसके अंदर सी का हिस्सा निकालो, निकाल लिया। तो ये जो अमाउंट आएगा ये वो प्रॉफिट है जो सी को मिलेगा 3 महीने। सर जैसे हमें पिछली बार लॉस ही हुआ है तो अगर हम पिछले साल के आधार पे दे रहे हैं तो पिछले साल के आधार पर लॉस होगा तो लॉस ही लेंगे उससे। तो सर लॉस डेथ पार्टनर के लीगल हायर देंगे फिर। भैया अगर ये अच्छा ये बताइए कि जो सी पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है उसकी कुछ पूंजी होगी फर्म में, यस सर। तो वो किसको दोगे वो पूंजी उसकी? लीगल हायर लीगल हायर को दोगे। तो जब लीगल हायर को दोगे तो उसमें से लॉस का पैसा काट लोगे और क्या करोगे? यस लीगल हायर को दोगे उसमें से लॉस का पैसा सर अपन कैलकुलेशन में प्रॉफिट जो अपने डेथ पे पार्टनर की उसको अपन ईयर के एंड एक सेकंड एक बार फिर से बोलो क्या कह रही हो? जैसे पार्टनर की डेथ हुई है उसको तो प्रॉफिट नहीं उसको अपन साल के एंड में नहीं दे सकते। नहीं उस समय उसका अकाउंट क्लियर करना जरूरी है। वो एक तरीका है उसका, लेकिन अभी तो यहाँ पे एक साथ करना जरूरी है। तो हम अनुमान से उसका प्रॉफिट हिस्सा देंगे और एक सबसे सही तरीका ये कि पिछले साल का ले लेंगे। पिछले साल में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस है तो लॉस रहेगा, जो कुछ है पिछले साल। एक दूसरा तरीका हो सकता है वो कहते नहीं पिछले साल के बेसिस में क्यों, प्रॉफिट तो ऊपर नीचे होता रहता है, आप 1 साल नहीं लो आप 2-3 साल का लो। तो हम पिछले 3 सालों का एवरेज भी ले सकते हैं। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लॉस निकाला हुआ है ये, वो तो है ही हमारे पास, उन तीनों को जोड़ा और एवरेज निकाल लिया कि अगर पिछले 3 सालों का एवरेज इतना है तो इस साल का इतना प्रॉफिट होगा। जैसे गुडविल के लिए करते थे, जैसे गुडविल में करते हैं वैसा भी कर सकते। पिछले 3 सालों का एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज के बेसिस पे भी निकाल सकते। तो एक ये हो सकता है पिछले साल का ले लें और एक ये हो सकता है एवरेज का ले लें। और कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी के दिमाग में? सर ये जो यहाँ पे 1,80,000 आपने जो लाख निकाला ये गत वर्ष का होगा, गत वर्ष का है। तो सर इसको जो गत वर्ष का लाभ है इसको वर्तमान में जो लाभ है वो मान के निकालें। अब एक तरीका क्या करें, अब अनुमान लगाना है तो अनुमान तो ऐसे निकाला जाएगा ना। यस अब तुम 12th में आ गए दीप, अगर हमें ये अनुमान लगाना है कि दीप 12th में कितना स्कोर करेगा तो हम क्या पूछेंगे, दीप तुम्हारे 11th में कितने आए थे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यस सर। एक तरीका ये हो सकता है सर अगर मान लीजिए और फर्म को एक हानि, तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि दीप से ये पूछा जाए कि हम सिर्फ 11th का क्यों देखें, तुम होगा ऐसा पढ़ने वाला 10th में कितने आए थे, 9th में कितने आए थे, तो जो 9th में आए थे 10th में आए थे 11th में आए थे उसका एवरेज निकाल लेंगे, फिर सोचेंगे हो सकता है दीप के 12th में इतने आ जाए। एक तीसरा तरीका हो सकता है। ये 2 तरीके समझ में आए कि नहीं आए? अगर मुझे ये देखना है कि सर ऐसा नहीं कर सकते। एक सेकेंड अगर मुझे ये जानना है कि दीप शाह के 12th में कितने आएंगे तो एक तरीका ये हो सकता है, भाई पूछ सकते हैं दीप कैसा पढ़ने वाला, भाई पिछले साल कितने आए थे तेरे को। एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपसे, आपको किसी का एस्टिमेशन करना है कि वो बच्चे के कितने आएंगे, आप सबसे पहले उससे ये पूछोगे भाई तेरे को पिछले साल कितने आए, पूछते हो कि नहीं पूछते? यस सर। यस सर। ये तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछोगे आप किसी से कि भाई तेरे को पिछले साल कितने आए थे। ये एक फंडामेंटल शुरुआत का बेस है, यही शुरुआत है। पहले भाई तेरे को पिछले साल कितने आए थे, भाई पिछले साल मेरे को 60% आए थे, तो बस 60% ही के आसपास मान लेते, 2-4-5% ऊपर नीचे, तो कोई बहुत ज्यादा थोड़ी तो पहले वो आपको कोई कद्दू में तीर मार देगा ऐसा। बोले नहीं साहब मैं तो बहुत ऐसा थोड़ी है, पिछले साल थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी थी या वैसा था और वैसा। अच्छा ऐसा कर 10th में कितने आए थे ये बता, 9th में कितने आए थे ये बता, तो 9th के जोड़ 10th के जोड़ 11th के जोड़ एवरेज निकाल ले। एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो नहीं साहब ऐसा है कि मैंने अभी तक इतनी मेहनत नहीं की, अब 12th में मेरे को महसूस हुआ कि खूब मेहनत करनी चाहिए और 12th में अच्छे नंबर,
अभी तक तो मैं थोड़ा सा खेल वेल में रहा, मस्ती की खूब। मैंने कहा अभी तो 11th में आ गए हैं, 11th में कॉमर्स, तो कॉमर्स को पढ़ने के लिए थोड़ी ली थी अपन ने एंजॉय, तो अपन ने थोड़ा सा कॉलर ऊंची करके घूमते थे। 11th में आ गए, 11th में पर निकल आए थे हमारे थोड़े से, और हम खूब उड़ते थे। अब थोड़ा सा रिजल्ट में कट गए। अब उसमें कट थोड़े से कम आए नंबर, न तो मेरे को तो 75% तो मेरे को मिनिमम आने ही थे, 60 आए हैं। और मैं और मेहनत करता तो आ जाता। अब मेरे को महसूस हुआ 11th के बाद, अब मैं 12th में खूब मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है। अच्छा ये बता, अभी कोई 12th में एग्जाम हुई क्या स्कूल की? यस तेरे कोचिंग वाले ने एग्जाम ली? बोला हाँ ली। कितने आए उसके अंदर? उसमें सब 40 में से 35 है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम थोड़ा एवरेज तेरा अनुमान चेंज कर देते, मतलब 12th में तू बदल गया, तो 11th के बेस पे नहीं लेते, अब 12th के बेस पे लेते। कैसे लेते हैं? तेरे यूनिट टेस्ट हुए, तेरे हाफ ईयरली हुए 12th में, उसके बेस पे इनका एवरेज लगाएंगे। अब नया एवरेज निकालने की कोशिश करें 12th के बेसिस। तो जो तीसरा तरीका है वो ये है, तीसरा तरीका ये है कि हम एक काम और, एक तरीका और करते हैं। मैंने आपको अभी तक 2 तरीके बताए। एक तो गत वर्ष का लाभ, पिछले साल का लाभ ले ले। दूसरा पिछले सालों का औसत लाभ ले ले, सिर्फ पिछले साल का नहीं लेते औसत। तीसरा तरीका ये है कि हम ये देखें कि साहब पिछले साल कितनी सेल हुई थी और कितना प्रॉफिट हुआ था। साहब पिछले साल हमने 18 लाख की सेल की थी और 1,80,000 का प्रॉफिट कमाया था। मतलब जितना माल बेचा था उसका 10% तुमने प्रॉफिट कमाया था। हाँ यही हुआ था, ठीक। तो अपन इस साल तो मेहनत खूब कर रहे हैं साहब, अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो इस साल की इन 3 महीने की सेल क्या है साहब? इन 3 महीने में हमने 8 लाख रुपए की सेल कर ली। अभी तो 9 महीने बाकी हैं। अच्छा ठीक है, तो पिछले साल की 18 लाख की सेल पर 1,80,000 का प्रॉफिट, तो रे परसेंटेज के 10% आया। तो 8 लाख की सेल पर 10% के हिसाब से कितना अनुमानित प्रॉफिट आएगा? 80,000। तो 80,000 रुपए इस 3 महीने की सेल का प्रॉफिट हो गया। तो जब 80,000 अगर हमारा प्रॉफिट है, तो 80,000 में सी का शेयर कितना होगा? 1/3। 1/3। तो हम अब क्या करते हैं? 26,666। जो भी आएगा, अब कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास डेथ के ऑफ अ पार्टनर पे प्रॉफिट एस्टिमेशन का प्रॉफिट अनुमान करने के 3 तरीके। एक, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाए और उसके हिसाब से निकाला जाए। दूसरा, एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले 3-4 सालों का एवरेज निकाला जाए। और तीसरा, लास्ट ईयर की सेल्स और प्रॉफिट ली जाए और इस साल की करंट ईयर की सेल्स ली जाए। करंट ईयर करंट पीरियड लेना चाहिए, जो 3 महीने का है, मतलब 3 महीने की सेल 9 महीने बाद देते तो 9 जितने समय बाद होगी, तो करंट पीरियड की सेल्स ली जाए। तो लास्ट ईयर की सेल्स पर कितना प्रॉफिट था, तो इस 3 महीने की सेल्स पर या 9 महीने की सेल्स पर जो प्रॉफिट उसमें उसका शेयर निकाला। तो हम ये 3 तरीके कर सकते हैं। इन तीनों तरीकों में किसी को कोई डाउट हो तो खुशी है। बस ये 3 तरीके हैं लाभ निकालने। सर जैसे पार्टनर्स की डेट जैसे 31 मार्च को उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके 10-15 दिन बाद डेट हो जाती है, तो
15 दिन का देख लो यार, हिसाब से दे दो और क्या करेंगे। सर दिन में तो आएगा नहीं आपके। नहीं तो आपको नहीं आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा ना भाई। वो तो जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके जो वारिस लोग हैं वो कह रहे हैं 15 दिन का तो प्रॉफिट आपको हमें देना पड़ेगा। फर्म करिए आप 15 दिन का क्या प्रॉफिट निकाले हैं यार, छोड़ो ना, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। 15 दिन मतलब क्या होता है, मैं ये एक दिन का भी नहीं छोड़ू प्रॉफिट, 15 दिन तो बहुत होते हैं, तो उसको देना पड़ेगा आपको। अब निकालो 15 दिन का प्रॉफिट। तो उसके अंदर जो मैंने 15 दिन में बस इतना करना है, यहाँ मैंने जो 3 महीने का 3/12 निकाला, उसमें 15/365 कर दोगे बस। और 1,80,365 दिन का प्रॉफिट है, तो 15 दिन का इतना होगा और उसके अंदर उसका हिस्सा। 15 दिन का प्रॉफिट निकल जाए। एक 3 महीने के निकालने के लिए 3/12 कर रहे हैं, 15 दिन का निकालने के लिए 15/365। तो ये कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए वो दिन में नहीं देते, बस और कुछ नहीं। तो हम 15 दिन का क्या, एक दिन का निकाल सकते हैं, 25 दिन का निकाल सकते हैं, 65 दिन का निकाल सकते हैं, 81 दिन का निकाल सकते हैं, कितने ही दिन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं। बस उसमें ये करना होता है, उसके अंदर महीने अपॉन 12 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिन जितने दिन है अपॉन 365 ऐसे निकालते हैं दिन का प्रॉफिट निकालते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट 1,80,000 है, तो इस साल के 15 दिन का प्रॉफिट कितना होगा, तो 1,80,000 इंटू 15/365 इंटू 1/3, 15 दिन का प्रॉफिट मिल जाएगा उसको, उसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर, किसी को और कोई क्वेश्चन? सर लास्ट में 1-2 क्वेश्चन डे वाले भी करवा दीजिएगा। नहीं कराने देवा, वो आप खुद कर लीजिएगा। सर दे दीजिए, क्वेश्चन तो कर लेंगे। हाँ ठीक है, दे देंगे। और यहाँ पर सर एक और डेथ, हाँ ठीक है, निश्चित। और कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में, कुछ पूछना हो? मैंने आपको 3 चीज, बाकी सब कुछ सेम। गुडविल की एंट्री वही गेनिंग सेक्रीफाइस होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा, पुराने रेशियो बांटेंगे। डेथ होगी और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व होंगे, तो वो भी हम पुराने रेशियो में ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें कोई फर्क। सर इसमें भी हम नॉन अकाउंट से दे सकते हैं पार्टनर्स को। क्या चीज? सर जैसे पार्टनर्स को हम पेमेंट करते हैं उसके जाने के बाद, तो मतलब नॉन अकाउंट से दे सकते लोन अकाउंट से हैं या फिर कैश में ही दे सकते हैं? ये दोनों कर सकते हैं, उसमें क्या बात है। लोन अकाउंट से भी कर सकते हैं और Yes. cash भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लोन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कैश में दे सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है तो पूछिए मेरे से, मैं अब इसमें के क्वेश्चंस आपको भेजूंगा डेथ वाले, और वो कर लेने आपने। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जैसे हम प्रोविजन बना सर रहे अगर हैं, फर्म को हानि होगी तो इसी तरह निकाला जाएगा। एक एक कर दिया। प्रोविजन क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था क्या? हम प्रोविजन बना रहे हैं तो डेथ पार्टनर्स में देंगे। कौन सा प्रोविजन बना रहे हैं? हाँ, डाउटफुल डेटर्स के लिए। वो तो वैसे जैसे रिवॉल्यूशन में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे ना भाई, इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? Yes. तुम समझ, वो जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, उसमें डेथ और रिटायरमेंट उससे कोई मतलब। हाँ दीप, तुम क्या कह रहे हो? सर अगर फर्म को हानि होगी तो उसको भी इसी तरह बांटेंगे ना? बिल्कुल ऐसी बात है, अगर पिछले साल के बेसिस पे हानि आ रही तो हानि को भी ऐसी बात है। सर रिजर्व 3 महीने में पार्टनर को रिजर्व में 3 महीना कुछ नहीं करना है, रिजर्व पुराना है, 3 महीने का रिजर्व थोड़ी है, कई सालों का रिजर्व। सिर्फ महीने का जो खेल है वो सिर्फ प्रॉफिट में है, रिवैल्यूएशन में कोई महीने का खेल नहीं है, गुडविल में कोई महीने का खेल नहीं है, रिवैल्यूएशन में कोई महीने का खेल। वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, साल के बीच में भी, साल के अंत में भी, या जब भी। गुडविल की एंट्री वैसी होगी जैसे होती, रिवैल्यूएशन भी वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। और पुराना रिजर्व है, लॉस है, पहले का जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जो हम बांटते हैं, रिटायरमेंट में बांटते थे, एडमिशन में बांटते थे, वो भी वैसे ही बांटेंगे, उसमें भी कुछ महीने का खेल नहीं, कितने महीने क्या था, सिर्फ और सिर्फ महीने का मतलब उतने महीने का प्रॉफिट देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट बांटने में है वो 3 महीने का, 9 महीने का, 6 महीने।
बाकी और कोई काम नहीं है। सर जो डेट पार्टनर से उसको लॉस हो रहा है, उसको लॉस को कैपिटल से करेंगे। प्रॉफिट जिसमें देते हैं लॉस भी उसी में से लेंगे, प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल में देते हैं, तो लॉस भी उसी में देंगे। सर ऐसे पिछले साल अनुपात Yes, दूसरा sir. होता है, इस साल दूसरा अनुपात हुआ तो सर कौन से अनुपात में बांटेंगे? क्या चीज? पिछले साल अनुपात दूसरा हुआ सर, इस साल दूसरा अनुपात हुआ तो सर कौन से अनुपात में बांटेंगे? जब पार्टनर की डेथ हो रही है उस समय जो अनुपात है उस अनुपात में बटेगा। पिछले साल कुछ भी रहा हो, जब डेथ हुई है ना उसके पहले कौन सा अनुपात था, बस सारा काम उस अनुपात में। सर अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसको फर्म छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सर ऐसे ही वो करेंगे इस पर। हाँ सर मतलब जैसे कभी जैसे वो 3 महीने बाद ही इंसॉल्वेंट हुआ तो मतलब उसको बस फर्म छोड़ के जाना, तो ऐसे ही करेंगे ना? नहीं, फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट लॉस है जैसे निकालते हैं रिटायरमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वो दिवालिया हो गया तो उसको रिटायरमेंट की तरह लोगे तुम, और क्या। तो रिटायरमेंट दिवालिया बाद में थोड़े से अलग एंट्रीज होती है, बाकी अभी आप ये मान लीजिए वो रिटायरमेंट की तरह हो जाएगा। और फर्म अगर वो 2 ही पार्टनर है और एक हो गया दिवालिया तो फर्म भी बंद हो जाएगी। यस सर, क्योंकि वो एक एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं आपको भेजता हूँ उसमें की शीट, फिर हम उसमें के क्वेश्चंस करेंगे।